सीमांचल की 24 सीटों के साथ कुल 122 सीटों पर मतदान होना है। पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें जीतकर ओवैसी साहब ने एक तरह का सियासी भूचाल ला दिया था। इस बार ओवैसी साहब की मजलिस क्या वही करिश्मा दोहराएगी, उससे बड़े नंबर हासिल करेगी? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या कमाल करेगी, या फिर नीतीश मोदी की जोड़ी कोई बड़ा करिश्मा इस इलाके में खास तौर से करने वाली है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब, क्योंकि आज का दिन कयामत का दिन कहा जाता है और आज की जो रात गुजरने वाली है, कल सुबह वोटिंग होनी है, उससे पहले की जो रात होती है वो कयामत की रात कही जाती है। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी की तरफ से सुशांत गोप साहब हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू की तरफ से फैसल अहमद साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से शमशीर अहमद साहब दारा के नाम से जाने जाते हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और दानिश इकबाल आरजेडी से आते हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। और दो खास मेहमान इसके अलावा हमने आज और रखे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं किशनगंज के, उनसे हम समझेंगे कि किशनगंज का वोटिंग पैटर्न इस बार कैसा रहने वाला है। दो खास मेहमान, एक तो सुख सागर नाथ सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लंबा अनुभव है, और इसके अलावा शक्ति ज्वारदार साहब। इनसे हम समझेंगे कि जो कल मतदान होना है उसमें अब आरोपों, दावों और इल्जामों से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब जो है वो क्या सीधे सीधे गठबंधन वर्सेस गठबंधन और ओवैसी साहब त्रिकोणीय मुकाबला, या किस तरीके से वोटिंग होनी? उससे पहले जरा हम बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं दारा साहब से। दारा साहब, क्या सूरत हाल है इस बार? महागठबंधन किस सूरत में है? माशाअल्लाह बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले 122 सीटों पर मतदान होना है सेकंड फेज में। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब और सलाम जो देख रहे हैं। और इस बार की जो फिजा है पूरे बिहार में वो गठबंधन की फिजा है, महागठबंधन की फिजा है। और पूरे महागठबंधन में तेजस्वी जी अपनी सरकार बना रहे हैं और आने वाले दिनों में तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात 100% सत्य है। गोप साहब, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, इस बार क्या नीतीश जी रिपीट कर रहे हैं या फिर सरकार बदलती हुई दिख रही है? सबसे पहले तो सीमांचल की इस हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र, भारत के सबसे कम हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम किशनगंज की बात करते हैं, सीमांचल क्षेत्र की बात करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के प्रवेश द्वार में स्थित हैं। इस क्षेत्र में लोगों के प्रति या लोगों को सरकार के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, इस बार ये उसका चुनाव है। यहाँ पे जो मुस्लिमों को 70 वर्षों से दिग्भ्रमित करके रखा गया था, वो छल प्रपंच से दूर होकर आज समाज 70 में 20 तो कम से कम आपका ही है, पिछला 20 नहीं। उस बीच में हम ये बता रहे हैं कि जो 70, यहाँ पे तो 70 वर्षों से केवल वही है ना। अच्छा। यहाँ पे 70 वर्षों से केवल गठबंधन है। यहाँ पे कांग्रेस के ही सांसद 5 साल को छोड़ दिया जाए तो इस किशनगंज की बात कर रहे हैं। हुक्म हम किशनगंज की बात करके इस सरजमीन पे महागठबंधन का 70 वर्षों में 65 वर्षों तक और 70 वर्षों में किशनगंज विधानसभा में ये भ्रम टूट रहा है। अपने मुस्लिम समाज में भी जो ठगने छलने का काम किया वो खत्म हो रहा है। लेकिन किशनगंज के लिए सबसे बड़ी विडंबना और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है घुसपैठ का मुद्दा। और घुसपैठ यहाँ के स्थानीय लोगों का संसाधन, यहाँ की योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं, आज मुस्लिम समाज भी इस चीज से प्रभावित हुआ है और उसका लाभ एनडीए को मिलने वाली है। ठीक है दानिश, सीमांचल में क्या हो रहा है इस बार? क्या महागठबंधन के फेवर में है? क्योंकि पिछली बार तो 7 सीटों पर आंकड़ा रुक गया था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके माध्यम से जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सबको मेरा सलाम आदाब नमस्कार। अच्छे, आपने अभी देखा होगा हमारे बड़े भाई ने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई भी जगह पे किसी भी जिला में जहाँ पे मुसलमान की आबादी कम है, कभी आपने सुना होगा कि अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले वो बोला होगा कि अल्पसंख्यक है मुसलमान? ऐसा तो नहीं बोला होगा। तो बीजेपी का जो एजेंडा है ना, वो मुसलमान से खत्म होता है और पाकिस्तान पे जाके शुरू हो जाता है। तो इनके पास ये एजेंडा है। दूसरी और सबसे अहम बात, जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि सरकार 20 साल से चली आ रही है और यहाँ पे घुसपैठी का मामला है। तो केंद्र में सरकार जो है 14 से तो इन्हीं की है और बिहार में 20 साल से यही राज कर रहे हैं, फिर भी इनको अभी तक घुसपैठी देख रहा है। तो इसका मतलब यही ना कि यहाँ के जो गृह मंत्री हिंदुस्तान के, वो सही आदमी नहीं है। और हिंदुस्तान, हाँ, वो हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो गलत आदमी के हाथ में है और उनके राज्य में, उनके शासन में। हाँ, बताइए कि सरकार बन रही महागठबंधन की? सरकार तो 100% बन रही है, 100% बन रही है सरकार। फैसल साहब, अब जरा ये बताइए कि नीतीश साहब जो है वो रिपीट कर रहे हैं या फिर नीतीश के भतीजे तेजस्वी? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आपके माध्यम इंडिया टीवी के माध्यम से हम दर्शक से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कल घर से निकलिए, माँ बहनें सब निकले और कल 11 तारीख है, मतदान करें। जात पात से हट करके डिबेट तो ऐसा चलता रहेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं और एक मजबूत सरकार को कल लाएं। जी पूछिए। सुख सागर साहब, जरा ये समझाइए कि अब तो इल्जामों, आरोपों और दावों का टाइम खत्म हो गया, अब तो मतदान होना है भाई।
तो पार्टी वर्सेस पार्टी के नजरिए से लोग वोट करने जा रहे हैं या कुछ मुद्दे भी हैं लोगों के जो लोगों के जहन में जिसके आधार पर वोट होगा? नहीं, यहाँ किशनगंज जिले में मुद्दे पे कोई वोट नहीं होता। मुद्दे पे वोट नहीं, कोई वोट नहीं होता है। या महागठबंधन को जिताना है या मतलब एनडीए को जिताना है या एमआईएम को जिताना है, बस यही मुद्दा है। लेकिन इस बार जो देख रहे हैं, पिछले मसले 2025-20 में जो मतलब गोलबंदी करने की कोशिश हो रही थी एमआईएम के अगेंस्ट में, वो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा है। एमआईएम के सभा में जो ओवैसी साहब के सभा में जो भीड़ जुट रही थी, वो भीड़ कहाँ तक उनको जो है वो देखने सुनने वाली है कि वोटर है? नहीं, जो लग रहा है उसमें 70% जो है वोटर ही वोटर ही था। क्योंकि बगल में अगर कांग्रेस की सभा हो रही है और कुछ ही दूरी पे अगर वहाँ भी सुनने जा रहे हैं, वहाँ भी सुनने जा रहे हैं। किशनगंज में जो बाहरी तत्व आए, बाहर के लोग जो आए हैं, सन ऑफ द शहर ने, भूमिपुत्र नहीं, वो हमेशा आया, बड़े बड़े बात किए और आवाम को लोकल। प्रशांत किशोर के साथ आप ओवैसी साहब को भी जोड़ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो समझ रहे हैं खुद। और एक चीज याद रखिए, मैं अतीत से ले रहा हूँ, इस सरजमीन पे जो कैंडिडेट या कोई भी राजनीतिक दल के लोग जो गालियां बरसे हैं, उनका हार हुआ है, वो कोई भी हो। तो गाली कौन बक रहा है सर, ये भी तो बता दीजिए। आवाम बोल रहा है। अच्छा ठीक है, जरा गोप साहब आप बताइए, पलायन को लेकर के क्या प्लानिंग है भाई? पलायन कैसे रोका जाएगा भाई? पिछले 20 सालों से आप हुकूमत में है, फिर भी पलायन हो रहा है, हर घर से कोई ना कोई एक बाहर है, तभी घर का चूल्हा जल रहा है। कहीं वो वोटिंग में मुद्दा है कि सिर्फ नीतीश मोदी जी को जिताना है और तेजस्वी को हटाना, यही प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले तो एक विषय मैं आपके किशनगंज के संदर्भ में रखना चाहता हूँ। महागठबंधन जो बड़े बड़े वादे करते हैं, महागठबंधन के बाद किशनगंज में अपना खुद का प्रत्याशी नहीं है। आज 3 प्रत्याशी कहीं ना कहीं से जदयू का या किसी और दल का लड़ता है। तो सब घूमते फिरते रहते हैं, छोड़िए। लेकिन जब पलायन की स्थिति बात करते हैं, तो किशनगंज से आप पहले की तुलना में आज की स्थिति में आप देखेंगे, आप रेलवे स्टेशनों में जाएंगे, आपके दिल्ली के ट्रेनों को देखेंगे, गुजरात के ट्रेनों देखेंगे, निश्चित रूप से अब लोग पलायन की क्षमता किशनगंज से घटी है। लोग यहाँ पे स्टेबल होने लगे हैं, कहीं ना कहीं से स्थानीय लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और छोटे छोटे व्यवसायों को जो प्रोत्साहन मोदी सरकार और नीतीश सरकार से मिला है, उसका लाभ स्थानीय लोगों को ले रहे हैं। ये जो फैसल साहब, ये जो तेजस्वी ने वादा किया है कि भाई हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये बात हजम हो रही है? और कितना लोगों पर इसका असर आप देख रहे हैं और इससे कितना डर लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो वो 9वीं पास है और उनको ये समझना चाहिए कि सरकारी नौकरी क्या होती है। बाट ये वो थोड़ी ना है कि खैरात थोड़ी ना बट रहा है कि हर घर पे ले आकर के दे दिए। नौकरी देने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, ठीक है? नौकरी देने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। और बिहार में क्या एजुकेशन है आज के दिन में? 50% आदमी के पास आज मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। जो हमारे नीतीश कुमार ने शिक्षा को बढ़ावा दे करके यहाँ तक लाया। अभी जैसे जो है क्या कहते हैं, जदयू के जो हमारे बड़े भाई ने जो फैसल साहब ने जो क्या बोला कि 9वीं पास, तो मैं ये उनके आपके माध्यम से मैं उनसे ही पूछूंगा कि ये जो बोले हैं वो 9वीं पास है, तो पहले ये बता दे कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्या है, एग्जैक्टली बता दे। आज बड़े मन से मैं उनको पूछना चाहता हूं कि उनकी डिग्री क्या है। दूसरा सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, वो ये आज साबित करवा दे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो मैट्रिक वो पास किए हैं कि नहीं, वो लिटरेचर में डॉक्टरेट किए हैं कि नहीं। जिस इंसान को नहीं तो जब डिग्री से लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, उसका आप क्या कहते हैं आने वाला कल आपको उसको ये क्या कहते हैं बता नहीं पाइएगा, तो फिर आप कैसे क्या कहते हैं इसके बारे में बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव जी के बारे में 9वीं पास। उनके पास मिशन है, उनके पास ही विजन है, उनके पास विजन है। और आने वाले कल में जो उन्होंने इससे पहले जो वादा किया 17 महीने कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया, तो वो करके दिखाया। नहीं, देखिए, डिग्री के बारे में कुछ बात करनी है? डिग्री के बारे में ही बोलेंगे हम कि डिग्री पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किसका क्या है, और विकास भी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। 17 महीना आपके साथ भी रहे हम लोग। 17 ज्योति कुमार सोनू। ज्योति जी कौन जीत रहा है इस बार, जरा बताइए भाई। बिल्कुल यहाँ से प्रचंड मत से एनडीए चारों सीट जीत रही है। पहला चरण स्पष्ट हो गया है कि 70 से 75 सीट एनडीए यहाँ से जीत रही है और उसी का प्रभाव मुद्दे आधारित वोटिंग होने जा रही है या फिर पार्टी को जिताने? बिल्कुल मुद्दे आधारित पर हो रहा है। पार्टी हमारा सहयोगी है
और मुद्दा यही है कि बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में जो चमत्कारित विकास हुआ है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये श्यामल कुमार दास जी से, कि ये किस कॉलेज से पढ़ के निकले और किस कॉलेज से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, और वो कॉलेज और वो यूनिवर्सिटी किसने बना के दिया? आपने स्कूल इनसे पूछिए। देखिए सर एक मिनट रुकिए, चिल्लाइए मत। इन लोग हो गए कंफ्यूज। एक तरफ इन लोग बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार है जो मिल रहा है प्रधानमंत्री से, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम क्या ये मांग रहे हैं, खैरात दे रहे हैं। इन लोग कंफ्यूज है। दूसरा बात है कि एएमयू का सुई आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन कभी बात जो है कृषि कॉलेज पे नहीं हो रहा है। रुको यार, दुनिया का सबसे बड़ा, रुकिए बोलने दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि कॉलेज पे बात नहीं हो रहा, अल्पसंख्यक आवास पे बात नहीं हो रहा, ठीक है। इन लोग मोदी जी पे अटक गए। अरे भाई नीतीश कुमार पे भी तो आइए। किशनगंज के आदमी को कांग्रेस और आरजेडी को समझाने के लिए एकरा हुसैन को लाना पड़ता है, किशनगंज के आदमी को समझाने के लिए बाहर से इमरान प्रतापगिरी को लाना पड़ता है। आप यहाँ समझदार नहीं है तो ये सुनिए, कहा किशनगंज में कौन किसको लाई, सुनिए, हम सीमांचल में मुस्लिम की राजनीति हो रही है। सुनिए, पूर्वांचल में देखिए, और अपने चिल्ला के ना सुनिए, चिल्ला के ना आवाज बदला जा सकता है, ना चिल्ला के विकास बदला जाता है, ठीक है। चिल्ला के नहीं। एक मिनट आखिरी साइलेंस आखिरी के एक मिनट कंक्लूजिंग रिमार्क। वक्फ की जमीन हमारे बाबा उजदाद की चोरी ये लोग कर रहे हैं। असल बासिंदे हम लोग असल बासिंदे, और वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग। 22 तारीख को हम लोग सरकार बना रहे हैं और केंद्र में मंत्री गठित होगी हम लोग की 22 तारीख को, और 165 सीट से हम लोग आ रहे हैं। एनडीए 165 सीट पार करके आ रही है और मजबूती से 14 को रिजल्ट इन लोग का बोलती बनकर। चलिए, बस इंतजार खत्म हो चुका है। आज के बाद कल सुबह से वोटिंग की शुरुआत होगी और 122 सीटों पर मतदान होना है दूसरे चरण में, और सीमांचल की 24 सीटें हैं जिस पर मतदान होगा। अब यहाँ की आवाम तय करेगी कि वो यहाँ से विधानसभा किसे पहुंचाएगी, लेकिन ये एक आम सी बात जो लोग कहते हैं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।